हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया से होंगे और आपकी जो एजुकेशन है वो बढ़िया से चल रही होगी और आप अपनी सेहत का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों, तो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं सोशल रिफॉर्म्स। जो सोशल रिफॉर्म्स है बच्चों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड की वजह से हम एक और नया जो है आपके लिए एक टॉपिक जो है ये लेक्चर लेके आ रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स का। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोशल रिफॉर्म्स को हमने बच्चों 3 कैटेगरी में या 3 टाइप्स में हम कह सकते हैं कि डिवाइड किया हुआ है। पहले इसमें आ जाता है हमारा ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, दूसरा आता है इसमें न्यू स्पेस फॉर वुमेन्स, और तीसरा जो आता है वो आता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो कुल मिला के अगर कहें तो हमने जो है सोशल रिफॉर्म्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले हम इसमें देखेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन की ग्रोथ किस तरीके से होती है, फिर नई स्पेस जो बनती है वुमेन्स के लिए वो किस तरीके से बनती है, और फिर क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है जम्मू कश्मीर वालों को मिलती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक सोशल रिफॉर्म्स। बच्चों कुछ वीडियोस जो हमने डाली हुई हैं उनके लिंक हमें दिए हैं। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इन पे क्लिक करके भी आप इन वीडियोस पे आ सकते हैं। नहीं तो हमारा चैनल जो है यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं एंड एजुकेट, तो यहाँ पर आकर भी आप हमारी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को, जिसको हमने डिवाइड कर रखा है ऑलरेडी 2 टाइप्स में, यानी कि 2 भागों में बांट रखा है। पहला हम देखेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रजीम, और दूसरा हम देखेंगे बख्शी गुलाम मोहम्मद रजीम। यानी कि 2 जो मेन लीडर हुए उनके टाइम में किस तरीके से ग्रोथ होती है एजुकेशन की, शेख साहब के टाइम में और बख्शी साहब के टाइम में, वो दोनों का हम टाइम पीरियड में देखेंगे क्या क्या ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के टाइम में क्या क्या हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो सामने आपके पिक है यहाँ पर, ये शेख साहब की पिक है। तो अब इनका टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके टाइम में हमें क्या क्या ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ड्यूरिंग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रजीम, एजुकेशन वाज अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी। तो जब हम बात करते हैं शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम की, तो उस समय जो एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया, और एजुकेशन को इस तरीके से देखा गया कि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि क्या कर सकता है, मीट कर सकता है वेरियस चैलेंजेस ऑफ द टाइम। उस समय में जो भी चैलेंजेस चल रहे थे उनसे अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। तो एजुकेशन को जो था वो टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल बन सकता था जो कि उस समय में चल रहे जितने भी मुश्किलात आ रहे थे उनसे मुकाबला कर सकता था। एजुकेशन को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट समझा गया जो कि क्या कर सकता था, सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था। इसीलिए एजुकेशन को जो था टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया, क्योंकि चैलेंजेस से मीट करने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए। जिस तरीके की मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं उस समय में, उनसे लड़ने के लिए अगर हमें कुछ चाहिए, कुछ हथियार चाहिए, तो वो हमारा एजुकेशन है। अगर हमें सोसाइटी के बीच में कुछ चेंजेस लानी है तो भी हमें एजुकेशन चाहिए, और अगर हमें कुछ कमाना है, पैसा अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी स्टेट के लिए कुछ कमाना है, तो भी हमें एजुकेशन चाहिए। इसलिए उस समय जो था एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अपने एनुअल बजट का 35% जो था वो किसके लिए लगा दिया, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। एनुअल बजट का 35% जो था वो एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन के लगा दिया, एजुकेशन को फैलाने के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जो था एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी जो था ये 35% एनुअल बजट का यूज़ किया जाएगा। यानी कि एजुकेशन को बढ़ाने में, और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, डेस्क वगैरह वगैरह, उन सब के लिए और एजुकेशन के लिए हम कितना, यानी कि अपने खजाने का, गवर्नमेंट के खजाने का 35% हम जो था वो साल का खर्च करेंगे। मान लो गवर्नमेंट क्या कहती है कि इस साल में हम 1 करोड़ रुपया जो है वो खर्च करेंगे पूरा, उसमें से
35 लाख जो थे वो हमें क्या करने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने हैं। तो काफ़ी बड़ा बजट था इस समय जो था एजुकेशन के लिए रखा गया कि एजुकेशन और एजुकेशन की जो थी एक्सपेंशन हम कर सकें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल की डेवलपमेंट कर सकें, उसके लिए 35% उस समय जो था शेख साहब के टाइम में रखा गया। आगे अगर देखें हम तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं और किस तरीके से एजुकेशन का विस्तार होता है। तो शेख साहब क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, एक किस्म का चैलेंज लेते हैं कि हम क्या करेंगे, जो आउटडेटेड सिलेबस है उसे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और जो एग्रीकल्चर है उसे हम जो था कंपलसरी कर देंगे एक सब्जेक्ट, कहाँ पे, गांव के स्कूलों में। तो जो आउटडेटेड सिलेबस था उसको चेंज करने के लिए भी काफ़ी जो थी उन्होंने जद्दोजहद की, उसके लिए काफ़ी मुश्किलात से उनका सामना करते हुए जो भी था उस सिलेबस को उन्होंने चेंज किया। और साथ ही साथ जो था एजुकेशन के बीच में जो था एग्रीकल्चर एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया, कहाँ पे, गांव के स्कूलों में, ताकि बच्चे जो थे वो एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ सीख सकें। उन्होंने जो था एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज़ किया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी एजुकेशन को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से जो था वो स्टैंडर्डाइज़ किया गया, कि ना कि सिर्फ जो था छोटी क्लासों के ही जहाँ बड़ी क्लासों में फोकस किया गया, बल्कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि टॉप से लेके छोटी क्लासों तक पूरा एक स्टैंडर्ड बनाया गया, पूरी की पूरी एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज किया गया। अब जो हमारी बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, बेसिक कोर्स होते हैं, वो तो चल ही रहे थे, साथ साथ में उनके बीच में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए, और साथ ही स्पेशल अरेंजमेंट किया गया। इसके लिए फ़ीमेल एजुकेशन के लिए जो औरतें थी, जो लड़कियां थी, उनको भी स्पेशल अरेंजमेंट करके एजुकेशन दी गई, क्योंकि जब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, वुमेंस को एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी कंट्री जो थी, कोई भी स्टेट जो थी वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती थी। इसलिए नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड और फीमेल एजुकेशन का भी जो था वो बंदोबस्त किया गया, उसका भी जो था अरेंजमेंट किया गया। आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दो कॉलेजेस की जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट होती है। जम्मू में जो था गांधी मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, और एक श्रीनगर में इंटरीम कॉलेज जो था गर्ल्स के लिए वो एस्टेब्लिश किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में दो जो कॉलेज थे वो उस समय शेख साहब के टाइम में जो है एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो गांधी मेमोरियल कॉलेज जहाँ पे जम्मू में, और श्रीनगर में भी एक कॉलेज लड़कियों के लिए जो है वो खोला जाता है। इस तरीके से जो था एजुकेशन का जो था ग्रोथ हो रहा था अपने जम्मू एंड कश्मीर में। और इसी के साथ साथ देखते ही देखते 1948 में जो था जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट भी की जाती है। 1948 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो 1948 में। अब न्यू गवर्नमेंट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड इन 1948। तो 1948 में ही जो था टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसके चेयरमैन जो थे वो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो इस टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड के जो थे चेयरमैन होंगे। आप जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल जम्मू कश्मीर में एलजी हैं, इससे पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो चेंजेस जो है अपनी स्टेट में आ रही हैं, तो उस समय की हम बात कर रहे हैं 1948 की। उस समय जो टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, उसके जो चेयरमैन थे, उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे राज्य के, हमारे स्टेट के, जम्मू एंड कश्मीर के, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया। और टू प्रिपेयर न्यू टेक्स्ट बुक्स टू मीट द कंटेम्पररी चैलेंजेस, ताकि हम क्या कर सकें, नई टेक्स्ट बुक्स को इस तरीके से तैयार कर सकें कि जो भी उस समय के चैलेंजेस हैं हम उनको, उनके साथ क्या कर सकें, मुकाबला कर सकें, जब उस समय की मुश्किलात जो हैं उनको उस बुक्स में डाल के हम बच्चों को पढ़ा सकें। इस तरीके से हमने उस सिलेबस को जो था वो तैयार किया गया। तो ये सब चीज़ें हमने देखी शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम में। अब हम बात करेंगे गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब के टाइम की। तो बख्शी साहब के टाइम में क्या क्या होता है उसकी हम बात करेंगे।
तो चलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक पिक आपको देखने को मिल रही है, ये बख्शी साहब की पिक है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इनके रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे जो स्टेप्स थे एजुकेशन को लेकर उठाए। तो पहले सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सैलरीज ऑफ द टीचर्स वर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एंड एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल मेड फ्री। तो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही ये खुश करने वाला जो था स्टेप था। टीचर्स की क्या कर दी, सैलरीज को बढ़ा दिया, और बच्चों के लिए प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक सारी की सारी एजुकेशन जो थी वो फ्री कर दी। तो दोनों के लिए यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, टीचर्स की सैलरी बढ़ रही है और बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेप जो था बख्शी साहब के टाइम में लिया गया। A network of educational institutes for primary, middle and the higher education were opened and job oriented education were also incorporated in the curriculum। तो सेम जहाँ पे मिलता है, पिछले जो था हमने शेख मोहम्मद साहब के टाइम में देखा कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम जो थे वो लाए गए, तो यहाँ पर भी वो किए गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एक नेटवर्क था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का प्राइमरी, मिडल और हायर एजुकेशन को लेकर, वो भी ओपन किया गया। यानी कि और बहुत सारे स्कूल्स जो थे प्राइमरी लेवल पे, मिडल लेवल पे, हायर लेवल पे, ये भी खुलेगी। जो थी टेक्स्ट बुक्स जो थी वो प्रोवाइड की गई पुअर स्टूडेंट्स को, और स्टेप्स वर टेकन टू डेवलप लैंग्वेजेस लाइक कश्मीरी, डोगरी एंड बूटी अपार्ट फ्राम द रीजनल लैंग्वेजेस। तो रीजनल लैंग्वेज को छोड़कर उसके बाद जो कश्मीरी हो गई, डोगरी हो गई, बूटी हो गई, जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर भी जो था फोकस किया गया। और जो गरीब बच्चे थे बहुत सारे, उनको टेक्स्ट बुक्स जो थी वो फ्री में बांटी गई। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो थे बख्शी साहब के टाइम में लिए जा रहे थे। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिस्टम जो था स्कॉलरशिप का, वो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप जो था वो भी यहाँ पर जो है लागू कर दिया जाता है। तो जो स्कॉलरशिप का जहाँ पर जम्मू कश्मीर सिस्टम आता है पुअर स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बख्शी साहब के टाइम में आता है। फिर वुमेन एजुकेशन रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन। अब वुमेन्स की एजुकेशन के लिए स्पेशल अटेंशन दी जाती है। देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन वुमेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और हम देख सकते हैं कि जो हमने अनुमान भी ना लगाया हो, गैस भी ना किया हो, इस तरीके से जो ग्रोथ है हमें देखने को मिलती है वुमेन्स के स्कूल और कॉलेजेस में। यानी कि इतने ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वुमेन्स के लिए खोल दिए जाते हैं, और साथ ही साथ में उनका जो एडमिशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्कूलों में हो जाता है। तो वुमेन की जो एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस जहाँ पे किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वुमेन्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर बात करें तो वो भी श्रीनगर में एस्टेब्लिश किए जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर फाउंडेड ड्यूरिंग द बख्शी रजीम। तो बख्शी साहब के टाइम में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में खोले जा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो थे वो भी फाउंड किए गए, वो भी बनाए गए बख्शी साहब के टाइम में। तो काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर हम एजुकेशन की जो ग्रोथ है हर एक फील्ड में देखने को हमें मिल रही है कि कैसे कैसे जहाँ पर जो थी डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन में, हर एक फील्ड में, ना कि सिर्फ प्राइमरी से लेकर हायर तक, बल्कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल, उसके बाद टेक्नोलॉजी, हर एक फील्ड में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वुमेंस के लिए स्पेशल जहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल्स और स्पेशल जो अटेंशन उनकी जो है एजुकेशन के ऊपर भी दी जा रही है। 1955 में जीएम सादिक जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद, और वो ड्राफ्ट करते हैं एक नई एजुकेशन पॉलिसी स्टेट के लिए। तो यानी कि 1955 में जो थी एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो है ड्राफ्ट की जाती है जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, जबकि जो थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जीएम सादिक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको आ सकता है। Emphasis was laid on the progressive education that was primarily to meet the economic goals of the state। अब जो था एक और एम्फेज किया जाता है कि हमें किस तरीके की एजुकेशन करनी चाहिए। तो हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया, ताकि हमारा जो मेनली फोकस रहे वो किसके ऊपर है, इकोनॉमिक्स गोल्स के ऊपर है, कि हम किस तरीके से जो है इकोनॉमिक्स गोल को पूरा कर सकते हैं अपनी स्टेट के अंदर। उसके बाद देखिए जो मोबाइल स्कूल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मोबाइल स्कूल्स का। जो मोबाइल स्कूल्स हैं वो खोले जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं फॉर द ट्राइबल लोगों के लिए, लाइक गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। जो ट्राइबल पीपल होते हैं, खाना विदोश जिन्हें हम कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाते हैं, मूव करते हैं अपने मवेशियों को लेकर, तो अपने बच्चों को पढ़ाने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि जब एक अगर मान लो कि वो जम्मू में है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं
और जब गर्मी आती हैं तो वो कश्मीर में चले जाते हैं अपने भेड़ बकरियां लेकर, तो बच्चों को भी साथ में ही जाना पड़ता है, तो उनकी जो एजुकेशन थी वो बीच में ही जो थी वो रह जाती थी, वो पूरा उसको नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में मोबाइल स्कूल्स खोले गए, जहाँ पर बच्चों के साथ टीचर भी जाएगा, वहीं उसी अपनी कम्युनिटी का होगा, वहीं से ट्राइबल्स में जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ही टीचर लगाया जाएगा और वो भी उनके साथ में ही जाएंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, पूरा साल पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस जो है कवर कर सकते हैं। तो जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनकी एजुकेशन में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है। तो काफ़ी बड़ा स्टेप था ये, जो कि मोबाइल स्कूल जो कि बख्शी साहब के टाइम में खोले गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। The far-sighted vision behind such a comprehensive education policy was to give practical shape to the state's goal of equitable society। तो इस तरीके के जो बहुत दूरदर्शी हम कह सकते हैं कि फार साइटेड विज़न बिहाइंड थी सब एजुकेशन पॉलिसी के पीछे, क्योंकि प्रैक्टिकल शेप अगर आप देना चाहते हैं कि जो आप इक्विटेबल सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं, अगर उसको अगर आप प्रैक्टिकल शेप देना चाहते हैं तो इस तरीके के स्टेप्स लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। तो ही ये स्टेप्स जो थे लिए गए ताकि हम क्या कर सकें, इक्विटेबल सोसाइटी की जो है वो स्थापना कर सकें, उसका हम एस्टेब्लिशमेंट कर सकें। तो ये थे हमारे एजुकेशन ग्रोथ के बारे में, जो कि हमने देखा बख्शी साहब के टाइम में किस तरीके से ग्रोथ होती है और शेख साहब के टाइम में किस तरीके से ग्रोथ होती है। अब हम बात करेंगे न्यू स्पेस फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए नई स्पेस किस तरीके से बनती है, हम उसकी जो अब जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टेप। यहाँ पे न्यू स्पेस फॉर वुमेन्स की अगर बात करें तो वुमेन जो थी women education led to their greater mobility and women being to step up outside the four walls of the house। अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया स्टेप हुआ, जब नई स्पेस मिली वुमेन्स को, नई जगह मिलती है वुमेन्स को एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वुमेन्स को क्या किया, स्टेप आउट किया फ्रॉम द फोर वॉल्स ऑफ द होम, यानी कि घर की चार दीवारी से अब वुमेन्स ने बाहर निकलना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको एक जगह मिल रही थी, उनको जॉब मिल रही थी, उनको एजुकेशन मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था। तो फिर उन्होंने जो था घर से निकलना स्टार्ट किया और एजुकेशन को हासिल करना स्टार्ट किया। और आज देख सकते हैं आप कि वुमेन्स हर फील्ड में जो है मैन के साथ बराबर में चल रही हैं। वुमेन एजुकेशन एंड लेटर देयर एम्प्लॉयमेंट रिजल्टेड इन देयर एक्टिव प्रेजेंस इन द पब्लिक स्फेयर। अब वुमेन्स को जैसे एजुकेशन मिली और बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुई, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक्टिव प्रेजेंस जो थी अपनी पब्लिक स्फेयर में दी। अब लोगों के बीच में वो बराबर से काम कर रही थी, उनका बराबर का रुतबा यहाँ पर मिल रहा था उनको। अचीवमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज सो हाई दैट इट अल्टर्ड द जेंडर लैंडस्केप ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, office, courts, hospital, hostel, and business establishment. Thus, women began making a mark in every field। अब जो थी अचीवमेंट मिली वुमेन्स को इस पीरियड में, वो इतनी बढ़िया थी कि उसने जो जेंडर गैप जिसको हम कह सकते हैं कि औरत के और मर्द के बीच में जो भेदभाव था उसको ख़त्म कर दिया। वो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस, कोर्ट, हॉस्पिटल, होटल, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कुछ भी हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें तो वहाँ पे हर एक जगह जो था जेंडर गैप कम हो चुका था। अभी जो था हम 100% तो नहीं कह सकते कि कम हो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो था सुधार उसमें मिल गया था। तो अब जो थी वुमेन्स जो थी उन्होंने अपने आप को हर एक फील्ड में साबित किया और हर एक फील्ड में अपनी जगह बनाई उन्होंने। हम कोई भी चाहे कोई भी फील्ड ले लें, हर एक जगह उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो काफ़ी बढ़िया जो थी अचीवमेंट्स थी इस पीरियड में वुमेन्स के लिए कि उन्होंने हर एक क्षेत्र में जो थी अपनी सफलता हासिल की। अब बात हम करेंगे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी में देख लेते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो थे डोगरा रूलर जब रूल करते थे तभी से लेकर बहुत सारे स्टेप्स जो थे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर उठाए जा रहे थे। उसी तरीके से जो थे शेख साहब थे, उन्होंने अपने टाइम में भी उसको हेल्थ सर्विसेज को बेटर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। और लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से जो है हम ठीक नहीं कर पाए, बहुत सारी इसमें कमियां रह गई। सिर्फ जब बख्शी गुलाम मोहम्मद 1953 में पावर में आते हैं, पावर को अज्यूम करते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे कंक्रीट जो एफर्ट थे वो किए कि हम किस तरीके से जो थे हेल्थ
सर्विसेज को जिस तरीके से उनकी डिमांड बढ़ रही थी उनको इफ़ेक्टिव तरीके से हम पूरा कर सकें, तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर सके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स थे, क्या उन्होंने उठाए और किस तरीके से हमें जो थी बेटर सर्विसेज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में मिल सकी। तो हम बात कर लेते हैं अभी बख्शी साहब के टाइम में तो क्या क्या इनकी फैसिलिटी हुई। बख्शी गवर्नमेंट चार्ज आउट विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट एंड एलेबोरेट हेल्थ प्रॉब्लम। तो बाहर से कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उनकी मदद से पूरे तरीके से चाक आउट किया गया कि हमारे आखिर हमें कौन कौन सी हेल्थ केयर जो है वो फैसिलिटीज़ देने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या हमें हेल्थ के क्षेत्र में जो थी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनका पूरा एक मतलब चार्ट सिस्टम बनाया गया कि हम किस तरीके से उनसे बाहर निकल सकते हैं। अब हेल्थ केयर को सुधारने के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने के लिए और हेल्थ की कंडीशन को सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं, ज़रा उन पे हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो था बजट को इंक्रीज़ किया गया। जैसे हमने पीछे देखा कि शेख साहब के टाइम में 35% जो था बजट का जो था एजुकेशन में लगाया जा रहा था। इसी तरीके से हेल्थ को सुधारने के लिए, हेल्थ सर्विस को अच्छे से देने के लिए जो था इन बजट को इंक्रीज़ किया जाता है मोर देन 50%। एजुकेशन में वहाँ हमने देखा कि 35% दिया जाता था, लेकिन जहाँ पर हेल्थ को सुधारने के लिए 50% जो था एनुअल बजट का खर्च किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे बजट का हिस्सा जो था अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर जाने वाला था। नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स इंक्रीज फ्राम 2 to 9। यहाँ पे 2 हॉस्पिटल हुआ करते थे जम्मू में और एक कश्मीर में, अब वहाँ 2 की बजाय 19 हॉस्पिटल जो थे वो स्टेट में हो चुके थे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हॉस्पिटल्स की हम प्रोग्रेस को भी देखने को मिलती है। डिस्पेंसरीज जो थी वो इंक्रीज़ की गई 87 to 401 बाय द एंड ऑफ 1960s। जो लोकल डिस्पेंसरीज होती हैं अपने गांव में, पंचायत में, मोहल्ले में, वो भी इंक्रीज़ की गई और 87 की बजाय अब वो उनकी संख्या जो थी वो इंक्रीज़ होकर 401 हो चुकी थी। इसी तरीके से जब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन करवाने के लिए जाता था तो उसकी फ़ीस लगती थी, तो इसको फ़ीस को भी अबॉलिश किया गया और स्टेट हॉस्पिटल्स में कोई भी फ़ीस जो थी ऑपरेशन के लिए अब नहीं लगेगी। ऑपरेशंस जो थे वो फ्री ऑफ कास्ट होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इससे जो था हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में सुधार आया। पहले होता था कि कोई बीमार है, उसको कोई बीमारी हो गई है तो पैसे नहीं थे, ऑपरेशन नहीं करवा सकता था, वो बीमार की वजह से उसकी डेथ हो जाती थी या कुछ हो जाता था। तो यहाँ पर जब फ़ीस को अबॉलिश किया गया तो अब गरीब से गरीब आदमी भी जो था वो उस बीमारी से निजात पा सकता था, ऑपरेशन करवा सकता था अपना हॉस्पिटल में जाकर। तो काफ़ी यहाँ पर हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है बख्शी साहब के टाइम में। तो होप करते हैं हम कि आपको ये वाला लेक्चर जो था अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम इस तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। वरना टाइम वेस्ट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो अगर आपकी तरफ से हमें प्यार मिलता है तो हम इस तरीके से जो था और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो टारगेट हमारा रहेगा कि 223 के एंड तक हमारे फैमिली जो है वो काफ़ी बढ़िया हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो टारगेट क्या रहेगा वो इस वीडियो के बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ और कितने सब्सक्राइबर हमें मिलते हैं, फिर हम एक टारगेट सेट करेंगे सभी मिलके कि हम कितना टारगेट सेट करेंगे ताकि हमारी जो एड एजुकेट फैमिली है इस साल के अंत तक इतने मेंबर हमारे हो जाएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।